मैं डायरेक्ट ट्रायल देने के लिए गई। उस लड़की ने मुझे फेस फेस पे, क्योंकि कोच ने ना मुझे हमें रूल रेगुलेशन बताया कि ऐसे नहीं मारना, ऐसे मारना है, ये करना। वैसे जैसे कोच ने बताया वैसे तो मेरे से लग नहीं रहे थे, उल्टे सीधे मैं मार नहीं सकती थी। मैं गई, उस लड़की ने ना मुझे फेस फेस पर बहुत मारा। ठीक है, मैं बिल्कुल कभी गर्दन घूम रही है, कभी आंखें बंद हो रही है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो राउंड जैसे भी मेरे से लग रहे हैं, मैं मार रही हूँ, फिर राउंड खत्म हो जाता है, मैं बैठती हूँ, मेरा भाई मुझे बोलता है दिखा दिए दिन में तारे, आगे पिट के। तो फिर मुझे गुस्सा आता है, जब रेस्ट खत्म हो जाते ही ना, मैं उस लड़की को इतना जोर से पंच मारती हूँ, नॉकआउट हो जाती हूँ। One word for Deepak Niwas Mudachi. If you have to describe him in one word. क्रेजी। Hello everyone, I'm Niharika Lahoti and I present you all to Sports Tiger presents Mission Gold in association with SPA. आज की हमारी गेस्ट एक बहुत ही renowned boxer है. She has won several medals national and international level. She has also recently won a bronze medal at the Asian Championship in Dubai. She has been honored with the Bheem Award by the Haryana government and many such achievements. Please welcome Sweety Bura. Hello Sweety. हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं निहारिका जी? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सबसे पहली बात तो मुझे आपसे ये जानना है कि एज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैंने देखा है कि यूजुअली आप बॉक्सिंग करती हैं, रेसलर्स, बॉक्सर्स पंजाब और हरियाणा स्टेट से मोस्टली होते हैं। ऐसा क्या स्पेशल है वहाँ की मिट्टी में जो बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, नो डिस्टिंक्शन, यूजुअली इन स्टेट से बहुत बॉक्सर्स एंड रेसलर्स आते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कुछ स्पेशल है वहाँ पे? इंटरेस्ट भी होता है, माहौल भी होता है, और कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती है। हरियाणा और पंजाब के लोग जेनेटिक थोड़े स्ट्रोंग रहते हैं, लड़कियां भी ऐसी है, इसलिए वो जो आप बोल रहे रेसलिंग और बॉक्सिंग में ज़्यादा जाती है, क्योंकि पावर गेम में वो अच्छा करते हैं पंजाब और हरियाणा वाले, दैट्स व्हाई। एंड सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है कि आपको उस टाइप का सपोर्ट भी मिलना, बिकॉज अगर यूजुअली अर्बन एरियाज में मैंने देखा है, आप हरियाणा से हैं, हिसार से हैं, अर्बन एरिया से उतने लोग नहीं जाते, जबकि आप लोग इतना नाम रोशन कर रहे हैं, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी, एंड येट दिस इज अ प्रॉब्लम कि उतना इंस्पायर करते हुए भी कुछ लोग हेजिटेट करते हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग जैसे फील्ड्स लेने के लिए। सो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बोला स्पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, अभी स्पोर्ट करते हैं। पहले हरियाणा में इतना कल्चर नहीं था कि लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था, अभी लड़कियों को बहुत सपोर्ट किया जाता है। फैमिली भी जैसे लड़कियों को देख कर कि इतनी लड़कियां मेडल लेकर आ रही हैं, तो अभी खुद उनके माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा आप भी इतने अच्छे हो तो आप भी गेम करो। तो माहौल होना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट कब बढ़ता है, जब वो देखता है चीज़ों को, है ना। तो हरियाणा पंजाब के बच्चे इसलिए जाते हैं कि वहाँ माहौल है। मैं मेरे गांव में जब थी तो मैं कबड्डी और कुश्ती खेलकर बड़ी हुई हूँ, क्योंकि वैसे अगर हम जैसे आजकल के बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, उस टाइम हम कबड्डी खेलते थे, कुश्ती खेलते थे। तो ये माहौल है, ये बचपन से हमें माहौल मिलता है ऐसा, तो फिर बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है गेम में, और फिर वो वही गेम करना चाहता है। Absolutely. Tell us more about your journey. कैसे आप बॉक्सिंग में एक्चुअली आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? क्या आपको शुरुआत से ही पता था कि आपको बॉक्सर बनना है, या फिर ये धीरे धीरे डेवलप हुआ? क्या डिफिकल्टीज आई? क्योंकि आई एम श्योर इंटरनेशनल लेवल का बॉक्सर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, एंड वी वुड लव टू नो अबाउट दैट। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ना आपको जब स्टार्ट आप
करते हो ना, सबसे ज़्यादा टफ टाइम वही होता है आई थिंक, एक हरियाणा में लड़कियों के लिए खासकर। जब मैंने स्टार्ट किया था गेम 2009 में मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे गांव से कोई भी लड़की ये बॉक्सिंग नहीं खेलती थी। मैं पहली लड़की थी जो बॉक्सिंग मतलब खेलना स्टार्ट किया। और मैंने सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कबड्डी खेलती थी गांव में, नेशनल तक मैं खेली हूँ कबड्डी। लेकिन बाद में पापा ने 10th वो सिर्फ खेलने के लिए, वैसे नहीं गांव में गेम खेलते हैं वैसे ही खेला था मैंने, मतलब एज ए प्रोफेशन मैंने उसको चूज नहीं किया था। 10th क्लास मेरी हो गई, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पापा चाहते थे कि मैं बीटेक करूं, इंजीनियरिंग करूं। तो फिर पापा ने मुझे बोला कि अभी ये गेम वेम बहुत हो गया, अभी अपने कैरियर पर फोकस करो, अभी तुम्हारी 10th हो गई है। तो मैंने पापा को बोला कि पापा नहीं, मुझे खेलना है, मुझे मतलब इस लाइन में नहीं जाना। फिर पापा ने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, तुझे खेलना है, तुम खेलना चाहती हो, कोई बात नहीं, हम तुझे मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सोच लो तुम, ठीक है, गेम में कुछ नहीं इतना मिलता, क्योंकि कबड्डी टीम गेम होता है और उसमें इतना ज़्यादा कुछ मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था उस टाइम खिलाड़ियों को, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने किया हुआ है। लेकिन मेरे इंटरेस्ट पर पापा ने बोला कि ठीक है, अगर तुझे खेलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और स्कूल टाइम में जैसे मैं वैसे तो इतना ज़्यादा बोलती नहीं थी, फिर पापा पापा ने मुझे बोला था कि बॉक्सिंग करूं। मैं बॉक्सिंग क्यों करूं, वो रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि बॉक्सिंग मैंने इसलिए ज्वाइन किया। मैं स्कूल टाइम में इतना ज़्यादा बोलती नहीं थी, कम बोलती थी, लेकिन किसी के साथ कुछ भी गलत होता ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था बिल्कुल भी। कोई भी कुछ करता तो मैं उसको समझाती पहले कि भाई ऐसे मत कर, ये गलत है। और फिर वो अगर कुछ बोलता मेरे से, मतलब जबान से रिप्लाई नहीं होता था, मैं उसको बोलती थोड़ा शांत हो जा, कोई बात नहीं, थोड़ा शांत। अगर नहीं मानता तो फिर मैं दे दनादन मेरा ये था। इवन मेल्स को लाइक ये सिर्फ लड़कियों के साथ होती थी या लड़कों के साथ भी उतनी ही मारा पीटी? नहीं, मेल्स के साथ भी हुआ है। स्कूल टाइम में मैंने एक लड़के का गाल यहाँ तक भी फाड़ दिया था उसको एक उंगली से, वो भी सिर्फ एक उंगली से। तो वो क्या करता कि हर रोज मुझे ना, जब भी उसके मतलब टीचर उसको बोलते कि तू चेक कर, वो मेरे से जलता था, वो मेरा गलत निकाल देता और मुझे खड़ा कर देता और टीचर से मेरे को मार पड़ती। फिर ऐसे ही वो और लड़कियों के साथ भी करता था, ठीक है। तो सब लोग परेशान थे उससे, मतलब जिससे भी उसको खुंदक निकालनी होती ना तो वो ऐसे ही करता था। तो मैंने उसको समझाया भाई ठीक है, तू ऐसे मत कर, बहुत बार बोला मैंने उसको। फिर जैसे स्कूल से हम जा रहे थे, जाते टाइम वही सेम बात वो मेरे को बोल रहा, मेरे को ही धमका रहा, वो लड़ाई करने लग गया। मैं भी लड़ाई, फिर मतलब उसने मेरे ऊपर अटैक किया ना तो फिर मैंने भी उसको मारा। और जैसे लड़ाई में ये मेरी उंगली उसके यहाँ अंदर, गाल के अंदर चली जाती, तो मैंने उसको यहाँ से ही गाल फाड़ देती। और ये जब आपके पास बॉक्सिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी बिल्कुल भी, इतनी पावर तब थी आप में? जी, ये मेरी 4th 5th की बात है ये। You were born with the power. Basically ये nature's gift है आपको कि आप इतनी powerfully born हुई थी और फिर आपने obviously अपने hard work से, टेक्निक से आप इतने आगे पहुंची। जी बिल्कुल। पर फिर उसके बाद की जर्नी, जैसे ये तो स्कूल में आपका टैलेंट देखा गया, उसके बाद की जर्नी, क्योंकि आपको ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, प्रॉपर कोचेस चाहिए होंगे, वो कहाँ से कब से शुरू हुआ? जी, फिर मैंने साई में ट्रायल दिया। साई में मैंने 2009 में ट्रायल दिया था। मेरे एक लड़के के साथ ट्रायल हुई थी, वो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, वो ऑलरेडी ट्रेंड थी और मैंने कभी बॉक्सिंग ग्लव्स भी नहीं पहने थे। मैं डायरेक्ट ट्रायल देने के लिए गई,
उस लड़की ने मुझे फेस पे, क्योंकि कोच ने ना मुझे हमें रूल रेगुलेशन बताया कि ऐसे नहीं मारना, ऐसे मारना है, ये करना। वैसे जैसे कोच ने बताया वैसे तो मेरे से लग नहीं रहे थे, उल्टे सीधे मैं मार नहीं सकती थी। मैं गई, उस लड़की ने ना मुझे फेस पर बहुत मारा, ठीक है। मैं बिल्कुल कभी गर्दन घूम रही है, कभी आंखें बंद हो रही है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो राउंड जैसे भी मेरे से लग रहे हैं, मैं मार रही हूँ, फिर राउंड खत्म हो जाता है, मैं बैठती हूँ, मेरा भाई मुझे बोलता है दिखा दिए दिन में तारे, आ गई पिट के। तो फिर मुझे गुस्सा आता है, जब रेस्ट खत्म हो जाते ही ना, मैं उस लड़की को इतना जोर से पंच मारती हूँ, नॉकआउट हो जाती हूँ। वो नॉकआउट, हाँ जी, एक ही पंच में मैं बहुत जोर से मारती हूँ, एक ही पंच, उसको अपर कट मारती हूँ मैं। अब पता है उसको अपर कट बोलते हैं, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि उसको अपर कट बोलते हैं या कैसे मार रहा है। मैंने उसको सिर्फ एक पंच मारा और इतना जोर से मारा कि वो नॉकआउट हो गई। और वो टाइम था, मेरी पहली फाइट थी लाइफ की, वो पहली बार ग्लव्स पहने थे। तब कोच ने बोला था कि आपकी ये लड़की एक दिन बहुत ऊपर तक जाएगी, मैं आज मेरे से लिखवा लो चाहिए। मेरे मामा जी और मेरे भाई गए थे ट्रायल में। फिर वो मेरी पहली फाइट थी। उसके बाद मेरी स्टेट में 15 दिन के अंदर मेरी स्टेट हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और फिर 3 महीने के अंदर मेरी नेशनल हो गई थी और उसमें मेरा गोल्ड मेडल था, क्योंकि मेरे अंदर बहुत जुनून था। और 2011 में मैं इंटरनेशनल बॉक्सर बन गई थी, उस कंपटीशन में भी मेरा गोल्ड मेडल था। 12 में मैं यूथ होती हूँ, यूथ नेशनल में मेरा गोल्ड आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे सीनियर कैंप में लिया जाता है। 2012 में मैं खेल कर आती हूँ और मतलब मैं सीनियर नेशनल भी खेलती हूँ, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आता है और मुझे कैंप में ले लिया जाता है। लेकिन जैसे मुझे कोई इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं दिया जाता सीनियर में खेलने के लिए। 2014 में आता है, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड मुझे पहले था लेकिन मैं रेस्ट नहीं लेती थी। टाइफाइड जैसे डॉक्टर मुझे बोलता, मेरे अंदर इतना जुनून था ना कि नहीं, प्रैक्टिस तो छोड़नी ही नहीं है, कितनी भी बीमार हो जाती मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़। प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, तो वो इतना बिगड़ गया, मेरी आंतें खराब हो गई और लास्ट में मुझे एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, 4-5 दिन हो गए थे। स्टेट में ऑलरेडी मैं खेल चुकी थी, मतलब नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी। और उस टाइम अनाउंसमेंट होती है कि 2014 में कि जो भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा वो ही वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाएगा, सीनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाँ, और उस टाइम मैं बेड पर पड़ी और मेरे पास फोन आता है, मेरी फ्रेंड बोलती है कि अभी जो गोल्ड मेडलिस्ट बनेगा ना वही खेलने जाएगा और तू अब की बार खेलने जाएगी। तो मैंने बोला हाँ, मैं खेलने जाऊंगी। और मैं फिर बाद में उसका फोन काटने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ। मेरी माँ का हाथ पकड़कर मैं वॉशरूम तक जाती, मेरी माँ मुझे वॉशरूम तक लेकर जाती थी। और जो बंदा चल भी नहीं सकता था वो खेलने कैसे जाएगा, है ना। फिर जैसे रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर इवनिंग में आते हैं, तो मैं डॉक्टर को बोलती हूँ, सर आप है ना मुझे चेक कर, मतलब कल तक ना, मुझे कल खेलने के लिए जाना है, आप है ना मुझे ठीक कर दीजिए कल तक। डॉक्टर हंसने लग गया, बोला बेटे मैं डॉक्टर कोई जादूगर थोड़ी ना, चुटकी बजाऊंगा और तुझे ठीक कर दूंगा। हाँ, तो फिर मैंने बोला नहीं सर, मुझे कल खेलने जाना है। तो बोल रहे बेटे आप समझ नहीं रहे हो आपकी कंडीशन क्या है। अगर आप वार्म अप भी करोगे ना, वार्म अप भी जबरदस्ती कर ले, वैसे तो आपकी हिम्मत होगी नहीं कि आप उठो, अगर उठकर वार्म अप भी कर लोगे तो आपकी आंत फट जाएगी और आप मर जाओगे। डॉक्टर ने ये बोला। फिर पूरी रात में सोचती रहती हूँ, अगले दिन मैं डिसाइड करती हूँ कि नहीं मुझे जाना है। तो आप डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट ये डिसीजन लेती हैं कि आप जाएंगी? जी, डॉक्टर की नहीं, मेरे मम्मी पापा के भी। हाँ,
तो क्या होता है वहां से, जैसे हमारी 4:30 के करीब गोरखधाम एक्सप्रेस जाती है अगले दिन। तो मैं उस टाइम तो मम्मी पापा को मैंने समझाया तो वो माने नहीं थे, बोल दिया था मैंने उनको ठीक है नहीं जा रही मैं। फिर अगले दिन पापा चाय पीने के लिए, माँ को मैंने दवाई लेने के लिए भेजा, और मैं हॉस्पिटल से, ये अपनी ड्रिप व्रिप लगी थी सब अपने आप निकाल कर मैं भाग गई हॉस्पिटल से। घर गई मैं, चाबी का मुझे पता होता है कहाँ रखी रहती है, उठाया मैंने और अपना सामान और मैं चल पड़ी रेलवे स्टेशन। जाकर आप लोग घर से भागते हैं, आप हॉस्पिटल से भाग गई। जी, तो मैं अपना बैग उठाती हूँ वहां से और मैं रेलवे स्टेशन पहुंचती हूँ जैसे तैसे। फिर वहां देखती हूँ मैं ट्रेन निकल रही होती है, 100 मीटर दूर ट्रेन निकल चुकी होती है। मैं 100 मीटर का स्प्रिंट लगाकर, साथ में ट्रॉली उठाकर स्प्रिंट लगाती हूँ। जो बंदा चल नहीं सकता था खुद अपने आप वॉशरूम तक जा नहीं सकता था, वो स्प्रिंट लगाता है। फिर ट्रेन में पकड़ती हूँ, ट्रेन में पकड़ लेती हूँ, चढ़ जाती हूँ। चढ़ते ही फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ, गिर जाती हूँ मैं ट्रेन में। उधर से मम्मी पापा की कॉल आ रही है, मुझे नहीं पता। मैं खिड़की के पास गिरती हूँ। मुझे होश आता है जब मैं सीट पर होती हूँ। लोगों ने मुझे उठाया, पानी वानी के छींटे मुंह पर मार रहे थे लोग। फिर उठने के बाद थोड़ा हल्का जब होश आया तो मुझे पानी वानी भी पिलाया उन लोगों ने। तो घर वालों से बात हुई, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हुआ। घर वाले बहुत डर गए कि पापा इमोशनल हो गए कि नहीं मेरा बच्चा वापस आ जा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हमारा बच्चा चाहिए। गेम वेम क्या है, बाद में आते ही रहेंगे गेम। नहीं, तुझे खेलने नहीं जाना, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने पापा को समझाया, नहीं पापा मेरा सपना है ये कि मैं खेलूं इंडिया के लिए सीनियर में, और मैं खेल कर रहूंगी। मैं हर बार उन लोगों को हराती हूँ और अब की बार मेरे पास सुनहरा चांस है कि मैं जाऊं खेलने के लिए। फिर मैं पापा मुझे आशीर्वाद देते हैं, माँ मुझे आशीर्वाद देती है, ठीक है विजयी भव, तू जीत कर आएगी। 5 दिन की नेशनल थी हमारी। उस कोई क्योंकि मेरे अंदर लिक्विड ही जाता था, सिर्फ पानी। 5 दिन में पानी में रहती हूँ, मेरी चलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। एक लड़की थी मेरे साथ, वो मुझे पानी पिलाती थी। मैं रिंग में जब जाती थी तो बिल्कुल धमाधम खेलती, और रिंग से नीचे आते ही मेरी चलने तक की भी हिम्मत नहीं होती थी। मेरे साथ जो सेकंडिंग में जाता था, मैं उनका सहारा लेकर चल कर जाती थी बाहर। और रिंग में एकदम से जोश आ जाता था। रिंग के बाहर तक सहारा चाहिए और रिंग के अंदर एकदम जोश में खेलते थे। हाँ, फिर मेरी बाउट हुई, सबसे मेरी 5 बाउट हुई थी और मैं जीत कर मेरा गोल्ड मेडल आ जाता है और मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के। कौन सी ईयर्स के चैंपियनशिप थी? ये 2014 के नेशनल चैंपियनशिप थी। ओके, ये उससे पहले के क्वालिफायर्स के लिए जो आपको राउंड्स खेलने थे, तब की बात है? हाँ जी। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं खेलने के लिए जाती हूँ और वहाँ भी मेरे टफ जो अपोनेंट मुझे मिलते हैं, और मुझे बोला जा रहा था कि मेरे वेट में ट्रायल करवा रहे थे दोबारा से कि ये मेडल नहीं दे सकती लड़की, तो दोबारा ट्रायल करवाइए इसके वेट में। लेकिन फेडरेशन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, तो फेडरेशन ने बोला कि ट्रायल तो हम अभी नहीं करवा सकते इसके वेट में दोबारा। तो क्या हुआ, मेरा वेट लेकर ही नहीं जा रही थी, मुझे लेकर ही नहीं जा रहे थे वो लोग खेलने के। डिस्पाइट क्वालिफाइंग, आप क्वालिफाई कर चुके थे उसके बावजूद भी? जी। 81 प्लस में कविता चहल दीदी रहते थे, उनको भी नहीं लेकर जा रहे थे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वर्ल्ड की मेडलिस्ट रह चुकी थी पहले। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की और मैंने भी। लास्ट डे हमारा डिसाइड होता हम जा रहे हैं और हम गए, और मैं इंडियन थी जो फाइनल में पहुंची और अपनी कंट्री के लिए मैंने सिल्वर मेडल लिया। Yes, I know about it. But इसके पीछे की स्टोरी आज पता पड़ रही है कि वो सिल्वर मेडल लाने के पीछे इतना परिश्रम लगा, इतना संघर्ष लगा। तो इवन वहां पहुंचने के बाद तो ऑब्वियसली आपने इतने अमेजिंग फाइट्स खेली, तभी आप सिल्वर ला पाए। उससे पहले भी इतना संघर्ष करना पड़ा, which is amazing and commendable.
एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बताया कि आप नेशनल लेवल तक कबड्डी भी खेली हुई है, तो आपके जी कभी दिमाग में ये नहीं आया कि आज अभी आप एक वेल रिनाउंड बॉक्सर हैं कि दोनों स्पोर्ट खेला जाए, कबड्डी भी और बॉक्सिंग भी, बिकॉज ऐसे कुछ हैं स्टार्स इंटरनेशनली जो एक से ज्यादा स्पोर्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं, और आप तो नेशनल लेवल कबड्डी प्लेयर रह चुकी हैं, तो इससे और इंस्पिरेशन मिले लोगों को, कभी ख्याल आया ये कि दोनों स्पोर्ट खेलने का इंटरनेशनल लेवल पे या थोड़े हायर लेवल पे? बॉक्सिंग तो आप करती ही हैं। जी, आपने बोला अगर हम 2 गेम करते हैं, डेडिकेशन मतलब अगर आप ओलंपिक लेवल तक पहुंचना चाहते तो आप माइंड को डिवाइड नहीं कर सकते 2, क्योंकि आपने बोला कबड्डी एक लोअर पावर ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब लेग्स की पावर का गेम है ना। और जहाँ हम बॉक्सिंग की बात करते हैं वो अपर बॉडी में पावर ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो बिल्कुल डिफरेंट है ये दोनों, एक दूसरे के अपोजिट है दोनों गेम। और स्किल भी बहुत अलग है दोनों की। हाँ, मैं कर सकती हूँ। और अभी क्योंकि मैंने अभी मेरा इतना नहीं हो रहा था, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी मैं कैंप छोड़कर आ गई थी बिकॉज ऑफ ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए जो इवेंट हुआ था उसमें मुझे चांस नहीं दिया गया, तो मैं कैंप छोड़कर आ गई थी। मैं ये सोचकर अगर मुझे ओलंपिक खेलने को नहीं क्वालिफाई के इवेंट नहीं मिलेगा, ओलंपिक ही नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा है फिर मेरा गेम करने का। वर्ल्ड और एशियन लेवल का मैं खेल चुकी, मैंने सब ले लिया, मेरे पास नहीं है तो सिर्फ ओलंपिक का मेडल नहीं है ना। तो मैं कैंप छोड़कर मैं आ गई थी, और मैं तो इवन मैं कबड्डी खेली थी, मुझे ये था कि अगर यही करना है तो मैं कबड्डी खेल लूंगी, कम से कम इतना तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको लगा, पर आप नेक्स्ट ईयर 2024 में तो पूरी तरीके से तैयारी करेंगी ही ओलंपिक्स हाँ, की, क्योंकि सबका सपना ही होता है ओलंपिक्स जाना। तो जी, क्या दैट्स सपना, ये तो करना ही है। बिल्कुल, मैंने यही सोचा कि ठीक है, नहीं हुआ, मैंने ट्राई किया, मैं कर रही हूँ, जो भी सिचुएशन हुई, जैसे भी हुई, मैं अच्छी थी, कोई बात नहीं, मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन शायद ऊपर वाला चाहता है कि मैं और ज्यादा करूँ, है ना, और ज्यादा अच्छा करूँ। ठीक है, 3 साल और सही, और 3 साल रहते हैं, 3 साल और सही, लेकिन मैं करूँगी। और मैं उन पागल लोगों में से हूँ जो दिन रात अपने सपने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, वो आपकी जुनून आपकी आंखों में दिखता भी है, आपके स्पोर्ट को लेकर, बिल्कुल है ऐसा। एक खास बात, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जब हम ऐसे स्पोर्ट्स के नाम सुनते हैं, शुरुआत से ही ये ना बहुत मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स रहे हैं। हमने वो मूवी भी देखी थी दंगल, जिसके अंदर जब गीता जी चाहती हैं कि उनके फादर चाहते हैं, तो पूरा गांव ऐसा हो जाता है कि रेसलिंग क्यों करना चाहते हो, ये तो पहलवानी तो लड़के लोग करते हैं। तो आपको ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ जब आप बॉक्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जब आपके आसपास वालों ने कहा कि नहीं, क्योंकि ये अब हुआ है कि अब आगे लड़कियां बहुत आने लगी हैं एंड रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा हो गया है, बट फिर भी एक गांव के माहौल में रहना, और लोग तो बोलते ही हैं, तो आपको कभी इस तरह का कुछ फेस करने को मिला या फिर हमेशा से सपोर्टिव थे? नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल से निकली हूँ मैं। मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी कि मतलब मेरे माँ पापा, मेरे दादा, वो खुद स्पोर्ट्स करते थे। मेरे पापा भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे, मेरे दादा भी खेलते थे, मेरे दादा भी कबड्डी खेलते थे, ठीक है। और मेरे पापा जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और ये क्रिकेट और ये कबड्डी, ये 4 गेम खेलते थे और बहुत अच्छा खेलते थे, ठीक है। कॉलेज टाइम में पापा अपने जैसे जो टीम रहते थे उनके कैप्टन रहते थे, तो अच्छा खेलते थे। उस टाइम कुछ भी नहीं मिलता था, तो पापा ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था कि क्या करना है गेम खेल के। लेकिन पापा बहुत बेस्ट प्लेयर थे, और वो ऐसा नहीं है जैसे कि अब हम लोग एक ही गेम में अच्छे हैं, वो इन सब में अच्छे थे।
इसलिए मैं बॉक्सिंग में गई हूँ, मैं कबड्डी भी खेल सकती हूँ। मेरा भाई है, मेरे से छोटा है, वो क्रिकेट खेलता है और वो उसके मतलब पापा की वजह से उसका क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मेरा बॉक्सिंग में और कबड्डी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मेरी छोटी बहन शी इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेयर। मेरा भाई भी रणजी प्लेयर है क्रिकेट में। तो हम तीनों बहन भाई प्लेयर हैं बिकॉज मतलब जीन से ही शायद क्योंकि पापा भी इतने स्ट्रॉन्ग थे और अच्छा खेलते थे, अच्छे प्लेयर थे, दादा भी ऐसे थे और अब हम भी कर रहे हैं। और जहाँ बात आपने कही कि माहौल की, माहौल ऐसा था कि बोला जाता था कि अच्छे घरों की लड़कियां ना कभी बाहर नहीं जाती खेलने के लिए, ऐसे कि गांव में ठीक है, गांव में खेलते थे हम लोग। तो उस टाइम गांव में जैसे हम जाते थे तो गांव वाले बोलते कि आपकी लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़कियों को ऐसे भेजोगे तो अच्छा नहीं है, लड़कियों को भेजोगे तो बेइज्जती होगी आपकी, और लड़कियां भाग जाती हैं ऐसे किसी के साथ, बिगड़ जाएगी लड़कियां। फिर मेरे पापा ने बोला अगर बिगड़ना होगा लड़कियों को तो वो तो घर में भी बिगड़ जाएंगी, है ना, और जिसको ठीक रहना होगा उनको कहीं भी भेज दो आप, वो ठीक ही रहेंगे। और मेरे रिलेटिव्स ने तो ऐसे तक बोल दिया था कि अगर ये गेम करेगी ना, इसको गेम करवाओगे तो हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, आपके साथ कोई बोलचाल नहीं रखेंगे। मेरे रिलेटिव ऐसे आपको ये मेडल्स जब जीत कर लाते हैं तो वही रिश्तेदार, वही गांव वाले अब क्या कहते हैं, अब वो अपनी बेटी को वही रिश्तेदार अभी बोलते हैं कि हमें पता था करेगी, और अब हर फंक्शन में वो सबसे आगे मिलते हैं खड़े हुए, वही लोग हर फंक्शन में वही सबसे आगे खड़े मिलते हैं मेरे को कि वो स्वीटी आएगी तो हमें मतलब पहले ही घर वालों को पूछते कब स्वीटी आएगी, तो पूरी डिटेल रख के वो सबसे आगे वही लोग खड़े रहते हैं मेरे लिए। सब आ जाते हैं, पर जब मेहनत का टाइम होता है, इंकरेजमेंट का टाइम होता है, मोटिवेशन का टाइम आता है, तब कोई नहीं आता, तब सब लोग पीछे खींचते हैं। जी बिल्कुल। 2014 से जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरा पहला मेडल आया था, उसके बाद लोगों ने चेंज किया। 2015 में जब मैं खेली थी एशियन चैंपियनशिप, जब मेरा मेडल आया था उस टाइम मुझे फ्रैक्चर था मेरे हाथ में, और फ्रैक्चर क्या, मेरे को 20 दिन से मेरा हाथ बिल्कुल पूरा स्वेल था, ये लेफ्ट हैंड था मेरा, क्योंकि मैंने चेक करवाया, क्योंकि माइनर फ्रैक्चर इतना दिखता नहीं है जो होता है नकल में जो रहता है। मैंने एक्सरे करवाया उसमें और फिर MRI करवाई तो पता चला कि फ्रैक्चर वो ठीक ही नहीं हो रहा था 20 दिन से, इतना ज्यादा दर्द था उसमें। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ फिर भी कंटिन्यू फ्रैक्चर में भी। और फिर 3 चैंपियनशिप के टाइम की बात है जो आप सेकंड टाइम में, हाँ जी, एशियन चैंपियनशिप 2015 की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम एशियन चैंपियनशिप के हमारे सिर्फ 10 दिन रहते थे, और तब मुझे ये बात पता चली। मैं सिलेक्ट हो चुकी थी एशियन चैंपियनशिप के लिए। मेरे को कोच ने बोला मुझे नहीं पता तुझे फ्रैक्चर है, ठीक है, अगर आप नहीं, उन्होंने उनकी बात सुनिए, उन्होंने क्या बोला, मुझे नहीं पता तुझे है, अगर तू ये बात मुझे बताती है तो मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ, सिर्फ ये कि तू ट्रीटमेंट ले सकती है, लेकिन अगर आप ये बात ओपनली बोलोगे तो आप टीम में जाने के लायक नहीं रहोगे, ठीक है। और अगर आप मेरे से क्या चाहते हो, ट्रेनिंग अगर आप नहीं करोगे तो आप मेडल नहीं दे सकते, ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपने 20 दिन से, आप इतने दिन से कर रहे हो ट्रेनिंग, तो 10 दिन और सही स्वीटी बेटा आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे ये ठीक करवाना है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरी लड़की को ले जाऊंगा, सेकंड नंबर की है, मैं उसको लेकर चला जाऊंगा, लेकिन ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे खेलना है या गिव अप करना है। फिर मैंने बोला नहीं सर, मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक है, मैं सर को ऐसे बोलती हूँ। 10 दिन रोते रोते जैसे भी मेरे से होती, दर्द में मैं प्रैक्टिस करती, और वहां जाकर भी
मैंने मेरी टफ बाउट हुई, और अकेली मैं ऐसी इंडियन थी जो फाइनल में पहुंची, और दोबारा से फिर इंडिया के लिए मैंने मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता मैंने। आई थिंक वो गोल्ड होता अगर वो चाइना में नहीं होती तो मेरा, क्योंकि चाइना ही होस्ट कर रहा था और चाइना के साथ ही मेरी फाइनल बाउट हुई थी। उस टाइम मैंने जीता। उसके बाद मैंने बहुत सारे मेडल जीते। 2018 में 75 केजी में पहली मैं इंडियन थी जो हमारा उमा खाओ मेमोरियल कप था जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और भी मैंने बहुत सारे इवेंट खेले जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल जीते। 10 से 12 मेडल है मेरे टोटल इंटरनेशनल लेवल के जो मैंने जीते हैं, है ना। तो वो सब मेडल मैंने जीते। और उसके बाद अभी रिसेंटली 2021 में हुई है। अभी तो आपने ब्रॉन्ज जीता है हाँ एशियन जी, चैंपियनशिप हाँ जी। और आपको सिचुएशन का तो पता ही था कि लॉकडाउन चल रहा था, और यहाँ भी अब की बार भी हमें ये नहीं था, क्योंकि हम घर पर ट्रेनिंग कर रहे थे, हमें कैंप के लिए नहीं बुलाया गया। हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम खेलने जाएंगे। तो आप ये कोई प्रैक्टिस नहीं करी बिफोर गोइंग फॉर एशियन गेम्स? कैंप में नहीं गए तो फिर आप घर पे ही खुद से ही प्रैक्टिस करना? बिल्कुल, घर पर जैसे अगर कैंप लगाया था तो जिनका ओलंपिक में क्वालिफाई हुआ था उन लड़कियों का लगा रखा था कैंप। हमें कैंप में जैसे 81 प्लस, मतलब 5 वेट का कैंप था, 5 लड़कियों का कैंप था, और 5 का नहीं था जो घर पर प्रैक्टिस कर रही थी लड़की। ठीक है, तो मैं भी घर पर प्रैक्टिस कर रही थी, और लास्ट डे तक हमें किसी को भी ये नहीं पता था कि हम जाएंगे, क्योंकि इंडिया को बैन कर रखा था, फ्लाइट इंडिया की बैन की हुई थी कि कहीं जा नहीं सकते थे हम लोग। दैट्स वाई कि हम सबको ये लग रहा था कि क्या पता जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हमें परमिशन मिली और हम लास्ट डे गए, और यहाँ मैंने मेडल जीता। हर बार कुछ ना कुछ होकर ऐसे मुझे लगता है कि हम नहीं जाएंगे, पर इससे एक अच्छी last स्टोरी बन गई ना आपकी लाइफ की, क्योंकि हर एक बड़े मेडल से पहले कुछ ना कुछ आपकी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट पे लाई है आपको, और आपकी स्टोरी इतनी अच्छी तरीके से वीव हो रही है, कह सकते हैं। हम अब तो ये उम्मीद करते हैं कि आप 2024 में बिल्कुल क्वालिफाई करें फॉर ओलंपिक्स, एंड ओलंपिक्स में भी मेडल लेकर आए इंडिया के लिए। पर इस साल जो आपके कंटेम्पररीज जा रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, जो बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैरी कॉम है, पूजा रानी हुई, इन सब के लिए कोई मैसेज है? क्योंकि अब कंटिजेंट बस लीव करने ही वाला है। जी, बेस्ट विशेस देना चाहूंगी, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो पूरे देश को उनसे उम्मीदें हैं कि वो अच्छा करेंगे, और अभी उम्मीद भी है क्योंकि अभी जो इंडिया के जो प्लेयर गए हैं उनको डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल खेलने को मिलेगा। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो बेस्ट रैंक तक है उन लोगों को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक बाउट जीतते ही मेडल पक्का, है ना। तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा यार, है ना। तो इससे अच्छा मौका तो कहीं भी नहीं मिल सकता। इंडिया के 5 लोग जो डायरेक्ट क्वार्टर में होंगे, और इतने बड़े इवेंट में, जबकि यहाँ तो नेशनल में भी डायरेक्ट क्वार्टर नहीं मिलता, यहाँ तो कोई ट्रायल्स में भी डायरेक्ट क्वार्टर नहीं मिलता। और अब की बार ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट 5 इंडियंस को डायरेक्ट क्वार्टर मिलेगा। तो मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगी, और चाहूंगी कि सबके गोल्ड मेडल आए। उम्मीद तो यही रहती है कि सबके गोल्ड मेडल्स आए और इंडिया का नाम एकदम गर्व से ऊपर उठ जाए, ये तो सबकी उम्मीद ही रहती है। बिल्कुल। चलिए, ऑन अ लाइटर नोट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने आपका इंस्टाग्राम हैंडल देखा था थोड़ा सा, आप बहुत ही फन लविंग पर्सनालिटी है, मैंने देखा है आपको नाच गाने का बहुत शौक है। मैंने ऐसे थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम से पता पड़ता है, बाकी तो पर्सनालिटी आपको पता है आपकी कैसी है। पर और बहुत मोटिवेशनल, अगर आपको इंस्टाग्राम हैंडल देखता है तो बहुत मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग हैंडल भी है। तो आपने ये पर्टिकुलरली बहुत कीन रहकर अपना इंस्टाग्राम पे बहुत सोच कर डालते हैं पोस्ट, या फिर आपके जो मन में आता है या जो आप अंदर से फील करते हैं वो आप बस डाल देते हैं? जी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखती हूँ।
आप लोगों को। और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब गाँव से स्टार्ट किया था, लोग स्टार्ट नहीं करवाना चाहते अपनी लड़कियों को गेम वगैरह। मैं चाहती हूँ कि लोग देखें और अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएँ, और मैं चाहती हूँ कि जो यूथ है, वो हमारी ऐसी वीडियोज़ देखें कि मोटिवेशनल हम ये कर रहे हैं, वो कर, जो गिव अप कर देते हैं, है ना? लेकिन बहुत सारे लोगों को देखने से थोड़ा जोश आता है कि आज का यूथ ना फ़ोन सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखता है ना? तो मैंने ये सोचा कि मैं, जैसे मैसेज भी आते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मैं उनके थ्रू, और कैसा वर्कआउट करना चाहिए, और आप हमें मोटिवेट करो, और आप वीडियोस वगैरह डालो। तो मैंने डालना स्टार्ट किया धीरे-धीरे, और मैं चाहती हूँ कि हमारा यूथ इंस्पायर हो और वो भी ऐसा सोचे कि हाँ, हम भी ऐसा करें, एक दिन ऐसा बने, इस लेवल तक जाएँ। इसलिए, और वो मोटिवेट होकर कम से कम वर्कआउट करेंगे, फिट तो रहेंगे ना। नॉर्मल लोग भी लगा लो, अगर स्पोर्ट्स वाले नहीं करेंगे तो नॉर्मल लोग अगर वर्कआउट भी करेंगे तो फिट रहेंगे, क्योंकि तो आप हर चीज में आपका एक मैसेज रहता है, चाहे आप जी। इंस्टाग्राम में कहीं मोटिवेटिंग मैसेज रहता है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। अब एक आखिरी सेगमेंट पे आ गए हम, बहुत फन सेगमेंट है, रैपिड फायर, आपने सुना ही होगा। तो हमारे रैपिड फायर का नाम है रेस टू गोल्ड। आप ऐसे तो बहुत मेडल जीतती ही हैं, हमारे शो पे भी आपको ये रेस टू गोल्ड जीतने का मौका है। अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसके आपको बहुत क्विकली जवाब देने हैं, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, ठीक है? फिर मैं डिसाइड करूंगी कि आप इसमें गोल्ड जीते हैं नहीं। ऑलराइट? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपके इंस्टाग्राम का में जो आपका बायो है, जो इंट्रोडक्शन है, वो एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली ये है कि मैं मेडलिस्ट, इतने टाइम मेडलिस्ट हूँ नेशनल, और इतने टाइम वर्ल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड रैंकिंग 2, यही मैंने बायो डाला है, और भीम अवार्डी और इंक्वायरी के लिए जो मैंने आप कितनी बार, आपने कितना डाला हुआ है कि कितने टाइम्स इंटरनेशनल, कितने टाइम्स नेशनल? 2 टाइम नेशनल, 10 टाइम इंटरनेशनल। यस, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। आप क्योंकि एक बॉक्सर हैं तो आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बट एक चीट मील क्या है? जिस दिन आपका मन होता है कुछ और खाने का, तो वो चीट मील क्या होती है आपकी फेवरेट? वैसे तो मैं कभी इतना ज्यादा, मेरा जो मन करता है मैं खा लेती हूँ, और वर्कआउट थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ। जब मेरा मन करता है मैं कुछ भी खाने का एक्स्ट्रा मैं खा लेती हूँ। चीट मील मेरा, मैं चूरमा मुझे पसंद है, मैं चूरमा खाती हूँ, मुझे घर का देसी खाना ज्यादा पसंद है, और मिठाई मैं ज्यादा खाती हूँ, मैं मीठा बहुत खाती हूँ। हम सबका स्वीट टूथ है स्वीटी जी, ये सिर्फ आपका नहीं है, हम सबका स्वीट टूथ है, बट आपको बर्नआउट कर देती है, हमारा बर्नआउट नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप सबसे ज्यादा गुनगुनाना में अच्छा फील करती हैं? हमको हमेशा चुरा लो सॉन्ग अच्छा लगता है मुझे। वैसे मैं सॉन्ग बहुत कम सुनती हूँ, बहुत कम। 2 लाइन गाकर सुनाएंगे प्लीज? इतना गला खराब है मेरा। नहीं, थोड़ी सी 2 लाइन्स बस। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। Wow, that was beautiful. ये आपकी गले खराब की आवाज है? It was amazing. Then सबसे फेवरेट बॉक्सिंग मूव आपका? मुझे जैसे स्लिप करके जो मैं राइट हुक या मतलब राइट क्रॉस मारती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट अपर कट मारना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। स्लिप करके राइट अपर कट और लेफ्ट हुक का जो कॉम्बिनेशन मारती हूँ ना, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे मेरा रिंग हर मूव मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग में जैसे बैग करना ना बोरिंग लगता है, कुछ भी काम करना इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिस दिन फाइट होती है ना, सब लोगों के मुंह बने होते हैं, और उस दिन मैं चमक रही होती हूँ। क्योंकि ना मुझे फाइट करना ही सबसे अच्छा लगता है। मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता कि कुछ और काम कर लिया। मुझे ये लगता है कि यार लास्ट में करनी तो फाइट ही है ना, और फाइट में क्या रहता है कि इंटरेस्ट बना रहता है
कि ये करना है, वो करना है। आप नए-नए अटैक अप्लाई कर सकते हो। मेन काम तो वही करना होता है आपको, इसलिए तो मुझे फाइट करना सबसे अच्छा लगता है। Next. अब एक सवाल है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे 2 प्लेयर्स जो एक ही नाम शेयर करते हैं और अपने 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 स्पोर्ट में बहुत नाम कमाया है उन्होंने, तो ऐसे वो प्लेयर कौन से हैं? दीपक हुड्डा, कबड्डी और क्रिकेट। यस, बिल्कुल। आपको पता था? आप मेरे फियांसे के बारे में पूछोगे और मुझे पता नहीं होगा। कमाल कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस थोड़ा सा चेक कर रही थी, बट आप तो ऑब्वियसली बहुत स्मार्ट हैं। चलिए, one word for दीपक निवास हुड्डा जी। If you have to describe him in one word. क्या बोलूं मैं, बहुत अच्छे हैं वो। एक वर्ड, बहुत अच्छे हैं वो तो है ही, आपकी शक्ल से दिख रहा है, बट फिर भी एक वर्ड अगर आपको देना हो। क्रेजी। जी बिल्कुल। फिर एक बहुत ही अच्छा सवाल, मैरी कॉम के ऊपर जैसे बायोपिक बनी थी, प्रियंका चोपड़ा ने उन पे काम किया था, अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बनती है तो आप कौन सी एक्ट्रेस को चाहेंगी कि आपका रोल मिले? मेरा रोल करने के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग एक्टर होनी चाहिए कोई भी, कि मैं थोड़े शोल्डर जिसके ब्रॉड हो, तो मैं चाहूंगी कि जैसे सोनाक्षी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है मुझे, वो कर सकती है, क्योंकि लुक लाइक मतलब मेरे जैसा दिख सकती है, क्योंकि ये बाइसेप्स भी थोड़े ठीक है। अभी तो उन्होंने काफी वेट लूज किया है, लेकिन फिर भी वो ब्रॉड है ऊपर से ना, तो वो मुझे ठीक लगते हैं मेरे रोल के लिए, वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनका एक लुक देखा था बॉक्सिंग का, शायद वैसे ही फोटोशूट करवाया हो मैंने काफी टाइम। उनकी एक मूवी आई थी जिसमें वो एक बॉक्सर हैं, मतलब कोई बायोपिक नहीं थी पर फिक्शन मूवी ही थी जिसमें वो बॉक्सर, तो शायद आपने वो पिक्चर देखी हो या उसका पोस्टर देखा होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपकी लाइफ का मोटो क्या है? आप किस मोटो पे रहती है लाइफ में? अब मोटो जो पहले था कि वैसे तो हर इंसान का मोटो यही होना चाहिए कि खुश रहना, है ना, कि आप हमेशा खुश रहो। लेकिन आज के टाइम में इंसान इस चीज को भूलकर इतना पैसे के लिए पागल हो जाता है, अपने किसी भी चीज के लिए इतना पागल हो जाता है जो उसका ड्रीम रहता है, कि वो भूल जाता है अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अच्छे कर्म करना, है ना, तो उसके पीछे पागल हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, और जो फल की चिंता ना उस ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, और आपको खुश रहना चाहिए, है ना। तो लाइफ का मोटो हर किसी का यही होना चाहिए कि आपको हर टाइम खुश रहना चाहिए, और मेरी लाइफ का मोटो तो ओलंपिक गोल्ड के अलावा कुछ लगता ही नहीं है। That's amazing. बिल्कुल यही चाहते हैं, और बिल्कुल शुभकामनाएं करते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप बिल्कुल जाएं ओलंपिक्स के लिए। 2024 जब होगा नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए, आप बिल्कुल जाएं, और उसके बीच में जितनी भी चैंपियनशिप्स हो उसमें देश के लिए गोल्ड लेकर आएं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत ही इंस्पिरेशनल चैट थी ये हमारी। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू स्वीटी। मिंटू निहारिका जी, आप बहुत स्वीट है। पता है, मैंने आपके फोन पर आवाज सुनी थी, तो अभी आज का मैं यूँ सोच रही थी कि यार मैं क्विट करूँ, मैं नहीं करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत डाउन थी। लेकिन फिर मैं किसी को टाइम नहीं देती हूँ, या तो पहले टाइम दे दिया तो मैं उसका मतलब सोचती हूँ कि मैं करूँ उसको, है ना। तो मैंने बोल दिया था कि मैं करूँ, और फिर आपकी आवाज सुनकर ना कानों में जो चीनी घुल गई थी मेरे। थैंक यू सो मच, बट बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात कर। इट वाज एन अमेजिंग इंटरव्यू स्वीटी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लाइफ। वी होप टू see you growing and achieving new feats every day. Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you निहारिका जी, thank you. Thank you. जैसे ऑब्वियसली ओलंपिक्स क्योंकि पूरा विश्व भर देखता है, ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट्स होते हैं, बट एक होता है ना कि खुद का पर्सनल गोल क्या है। वहाँ जाने के लिए हमको तो मौका मिल गया, हम उतना टाइम वहाँ क्वालिफाइड भी हो गया। अभी क्या हम लोगों का अगर उधर जाके
कितना पूरा एफर्ट दे सकते तो हम तो उतना एफर्ट देना है, मेरा बेस्ट भी देना है और इंडिया के लिए भी कुछ मेडल जीत के देना है।